चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. Application of determinants. First application है in finding out area of a triangle. First is to find area of triangle. ये हमने यूज किया भी होगा पहले. To find area of triangle, how we use this method of determinant. Let us say, let the vertices of triangle ABC are, A is say x1 y1, B is x2 y2, and C is x3 y3. Then area of triangle ABC will be 1 by 2 x1 y1 1 x2 y1 1 x3 y3 1. से delta से denote करते हैं 1 by 2 times. If you solve this determinant, whatever you get, that will be your answer for area. एक फॉर्मूला एरिया का वर्टिसेस पता होने पर हम यूज करते थे हाफ x1 y1 minus y2 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 y2 minus y3 and y3 minus y1. ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10th क्लास में. टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर नोन टू बी. दिस इज अनदर मेथड यूजिंग द डिटरमिनेंट फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इसी से ही आप एक और रिजल्ट डिराइव कर सकते हो. इफ इट इज गिवन दैट you have to prove 3 points to be collinear, then area of triangle should be 0. इसी का ही application you can say. Second, to prove 3 given points collinear. For this, area of triangle formed by collinear points must be 0. देखते हैं हमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इस पार्ट पर. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है if the points 2 minus 3, if the points 2 minus 3 comma lambda minus 1 and 0 comma 4 are collinear, then find value of lambda. Find value of lambda.
lambda equals to minus 10 by 7. Minus 10 by 7 or 10 by 7? Ma'am, 10 by 7. 10 by 7. Value of lambda is coming out to be 10 by 7. कुछ नहीं करना, आपको सिंपल डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना है. लैम्डा माइनस 1 1 0 4 1 डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, पहले जीरोस बनाया एंड ऑल दैट. हाफ ऑफ दिस इज 0, सो एक्चुअली दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 क्योंकि हाफ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो ही जाना है. तो यहाँ से 2 minus 1 minus 4 plus 3 into lambda plus 1 into 4 lambda is equal to 0. ये हो गया आपका minus 10 plus 3 lambda plus 4 lambda is 0. 7 lambda is equal to 10, so lambda की वैल्यू 10 by 7. यहाँ पर एक चीज आपने जो देखनी है, दैट इज अगर मेरे पास इस तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आंसर नेगेटिव में आ जाए तब भी आंसर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि एरियाज आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं होते. तो कई बार अगर मेरे पास वो क्यों होता है, जैसे हमने एबीसी हमें कोई भी 3 वर्टिसेस दिए, यहाँ तो नेमिंग करके अगर दे दी फिर तो आंसर आपको पॉजिटिव ही बनना चाहिए. लेकिन देने कोई भी 3 वर्टिसेस, आप ऑर्डर चेंज कर देते हो अगर, तो एबीसी की बजाय ऑर्डर चेंज करके लिख लोगे तो वैल्यू नेगेटिव में बन सकती है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इवन इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू एज नेगेटिव, यू हैव टू पुट इट एज पॉजिटिव. यू हैव टू टेक योर आंसर एज पॉजिटिव. एक बात. दूसरी बात, अब अगर मुझे एरिया दे रखा हो और मुझसे कुछ अननोन पूछ लिया जाए, देन अगेन व्हाट यू नीड टू डू, लेट अस से मुझे कुछ भी वैल्यू एरिया की दी है, ये वर्टिसेस में कोई अननोन दे रखा है और एरिया की वैल्यू दे रखी है, then you will take the task say plus minus a. ये ध्यान रखना. तो आपके पास अननोन की 2 वैल्यूज बनेगी हमेशा. मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? मैम एक बार रिपीट कर दो. पहली चीज, अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर नेगेटिव में आ जाए, even then you will give your answer as positive because areas are always taken to be positive and not negative. First point. Second, अब आपको कोई अननोन दिया है और साथ में एरिया दे दिया गया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज जस्ट फाइंड सम, कोई भी वर्टिसेस का कोई भी कोऑर्डिनेट अननोन. तो आप एरिया को यहाँ प्लस माइनस रखेंगे और फिर दोनों बार प्लस या माइनस दोनों लेकर के जो अननोन है वो कैलकुलेट करेंगे. 2 वैल्यूज आप निकालेंगे वहां से. क्वेश्चन लिखो सर, करो एक तो क्लियर हो जाएगा. The 3 points given to me are 1 3 0 0, 1 3 0 0 and k0. 1 3 0 0 and k0, and area of the triangle formed by these 3 points. Area of triangle formed by these 3 points is 3 square units. Area of the triangle formed by these 3 points is 3 square units. Find the value of k. Find the value of k. करो जरा आंसर क्या निकालते हो, क्या समझ में आई आपको जो बात मैंने कही उससे. -1/3. हाँ जी, k की वैल्यू आ रही है आपकी -2 plus minus 2. k is coming out to be plus minus 2. तो आपने सिंपल क्या किया, 1 3 1 0 0 1 k 0 1 and you will take this as plus minus. Not only positive 3, you have to take negative 3 also.
so that you can get two values of A. Next. If A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 are vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle whose each side is equal to A. Whose each side is equal to A. Then prove that x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 determinant square is equal to 3a4. ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3 are vertices of an equilateral triangle whose each side is equal to A, then proves that this determinant value square is 3a power 4. देखो जरा भी क्या करो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ a है तो एरिया क्या होगा? फॉर्मूला फॉर एक तो डिटरमिनेंट से निकालेंगे, दूसरा अदरवाइज हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A root 3 by 2. रूट 3 by 4 a square. रूट 3 by 2 a is altitude की है, length of altitude is root 3 by 2a. अगर root 3 by 2a length of altitude है तो एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये बेस हो गया, सॉरी बेस a हो गया, हाइट root 3 by 2 इनटू हाफ root 3 by 4 a square. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी हमारी कहीं पर भी यूज हो जाती हैं, so don't remember this. Area of equilateral triangle of side length a and length of altitude of an equilateral triangle of side length a. करो अब देखिए क्या करते हैं।
जी कुछ आया समझ में कि नहीं? No, ma'am. ये जो डिटर्मिनेंट दिया है ऑब्वियसली मुझे ये तो समझ में आ ही रहा है कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ ही इसका कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब हम देखते हैं। मैम जनरल मेथड की इक्वेशन को √3/4 स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे। एक सेकंड मैं दोबारा बोलो, आपकी आवाज नहीं क्लियर हुई। मैम जनरल इक्वेशन है मैम, उसको √3/4 स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे। अब ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है पहली बात तो। मैं मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, सो आई एम नॉट एबल टू। आप माइक से थोड़ा सा दूर, आप क्या कैसे सिस्टम है मुझे नहीं समझ में आ रही, आप क्या क्या। चलो मैं बताती हूँ, देखना क्या कर रहा है। अगर x1 y1 मेरी वर्टिसेस हैं तो मेरा एरिया क्या बनेगा? x1 हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. This will be the area. मैं क्या करती हूँ, इस 2 को इधर शिफ्ट करती हूँ. So what will I get? I will get 2 delta is equal to x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. मेरे डिटर्मिनेंट में यहाँ पर 1 1 1 की बजाय जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसमें 2 है, तो मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये हो गया 4 डेल्टा, और यहाँ जो 2 में मल्टीप्लाई कर रही थी वो मैं इस कॉलम के साथ अंदर ले जा रही हूँ। x2 y2 2, x3 y3 2. What I have done? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा मैंने, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, सो 2 डेल्टा इज दिस। मेरे डिटर्मिनेंट में जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसमें यहाँ पर 2 है इंस्टेड ऑफ 1, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स 4 डेल्टा, और जो यहाँ वाला 2 था वो इस कॉलम के साथ मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मुझे इसका स्क्वायर बोला गया, तो क्या हो गया, 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y1 ऊपर लिख देते हैं। When I do squaring on both sides, I am going to get 16 delta square is equal to x1 y1 1, x2 y2 2, x3 y3 2 whole square. अब ये डेल्टा जो है, that is what area of triangle of an equilateral triangle, जिसकी वैल्यू हमें पता है √3/4 a स्क्वायर। मुझे डेल्टा का स्क्वायर चाहिए, 3/16 a पावर 4 पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, 16 into 3/16 a power 4 is this whole determinant square. So क्या proof, 3 into a power 4 is equal to this determinant square. हाँ जी, समझ में आ गया ये? Yes. नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट की, that is in solving the linear equations. जैसे हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व की थी लीनियर इक्वेशंस, ax is equal to b के फॉर्म में लिखा, फिर हमने x को कहा था a इनवर्स b, और हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, कब इनफाइनाइट आता है, और कब नो सॉल्यूशन आती है। अब सेम चीज को हम डिटर्मिनेंट्स को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए जो मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल एज सच आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन कंपटीशन में हमें इसकी काफी जरूरत पड़ती रहती है, सो वी आर गोइंग टू डू इट। करना क्या है, मुझे पर्पस टारगेट मुझे मैंने बता दिया आपको, मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखते हैं, लेट अस से मेरे पास इक्वेशंस है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3.
वहां पर हमने क्या किया था, कोफिशिएंट की मैट्रिसेस को एरिया था, वेरिएबल्स की मैट्रिसेस x थी और कांस्टेंट्स की मैट्रिसेस b थी, और सिस्टम को ax इज इक्वल टू b दिया था हमने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग द डिटरमिनेंट d जो कि कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट है a2 b2 c2 a3 b3 c3। नेक्स्ट आई हैव टू टेक d1। d1 में मैंने क्या किया, मैं a1 a2 a3 जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करूंगी कांस्टेंट्स से। d1 d2 d3 बाकी सेम रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। then I'll write d2. While writing d2 I am going to replace y के coefficients with constants. Keep this a1 a2 a3, this is d1 d2 d3, this is c1 c2 c3। ऐसे ही हमने लिखा d3 में लास्ट जो z के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट d1 d2 और d3 से। सबसे पहले कोफिशिएंट्स की मैट्रिसेस बना करके उसका डिटरमिनेंट जो है दैट पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस, दैट इज d1। सेकंड वाले को जब कांस्टेंट से रिप्लेस किया तो दिस इज d2, और जब थर्ड वाले को किया तो दैट इज d3। अब मुझे रिलेशन देखने हैं, इस d का रिलेशन विद d1 और विद d2 विद d3 कैसे आएगा, और वहां से हम अपने सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। देखो ये मेरे पास d है, मैं क्या कर रही हूं, मैं कर दूं x into d। Now I am multiplying the both sides of this equation with x. When I multiply both sides of this equation with x, I am going to get x into d is equal to, अब जो x multiply कर रहे हो वो तीनों में से किसी भी कॉलम या किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरा है, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस मुझे x इनके साथ चाहिए, तो व्हाट आई एम डूइंग a1x a2x a3x b1 b2 b3 c1 c2 c। Now I am applying c1 may change c1 plus c2 plus c and see what I'll get. I'll get a1x plus b1 plus c1 b1 c1 a2x plus b2, sorry हम करेंगे c2 y and c3 z। c2 को y से मल्टीप्लाई और c3 को z से मल्टीप्लाई करके ऐड, ये बन गया b1y c1z, this is b2y plus c2z, this is b2 c2 a3x b3y c3z b3 c3। Now जो मेरे को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है उसके हिसाब से व्हाट इज दिस d1, this whole thing is d2 and this whole thing is d3। ये रिप्लेसमेंट हुई d1 d2 d3 से, this is b1 b2 b3, this is c1 c2 c3। Now can I write this whole determinant is equal to d1? So मेरे पास आ गया x into determinant d is equal to determinant d1. So from here I am writing x is d1 by d। मतलब मैं इस determinant को solve करूं, whatever the value I get, divide it by the value of coefficient वाला जो हमारा determinant था उससे इसको divide कर दो, you will get the value of x. Similarly, जो y की value आएगी that will be d2 by d, and value of z is going to be d3 by value of x d1 by d, y d2 by d, and
ZD3 by D. So the steps to be followed for Cramer's rule application, coefficients का matrices लेकर के उसका determinant की value निकालेंगे, फिर पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, फिर सेकंड को कांस्टेंट से रिप्लेस करके डिटरमिनेंट की वैल्यू और थर्ड को रिप्लेस करके डिटरमिनेंट की वैल्यू. And now to calculate the value of x, I'll do d1 by d for y d2 by d and for z d3 by d. But now the problem is when this d becomes 0, value of this determinant जो हमने coefficients का determinant बनाया था, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए फिर क्या? So now जैसे हमारे पास matrices में different conditions थे for different solutions, ऐसे ही determinant या Cramer's rule में भी हमारे पास conditions हैं. Now we'll look for those conditions. D1, D1, D2, D3 and D that you know. अब आपको क्या करना है? हमने सबसे पहले D का determinant निकाला. Now I say if D is not equal to 0, if value of the determinant D solve करने पर it is not equal to 0, then unique solution, then I'm going to get what? A unique solution, and it is given by, हमने देखा ही अभी, x will be d by d1, y will be d1 by d, y will be d2 by d, and z will be d3 by d, and system of equations is consistent. Solution मुझे मिल रहा है तो इसका मतलब है जो system of equation है that is consistent and is having a unique solution. Now, if D is equal to 0, if D is equal to 0 and D1 is equal to D2 is equal to D3 is 0, मतलब चारों के चारों determinants की जो values हैं, they are becoming 0. Then the given system of equations, may or may not be consistent, but if it is consistent, then it will have infinite many solutions. This point it may or may not be consistent. We will understand it with the help of some example. थोड़ा सा रुक करके. Third condition. If D is 0, and at least one of the determinants, and this word is important, at least one of the D1, D2, D3 is non-zero. At least one of the D1, D2, D3 is non-zero. Then given system of equation, is inconsistent. It means no solution. First condition, D not equal to 0. In that case, I'm going to get a unique solution which is given by these three.
Obviously solution exist कर रहा है तो system is consistent. Second condition D0 and along with it D1, D2, D3 all three are 0. Then given of system of equations may or may not be consistent, but if it is consistent, it will definitely have infinite many solutions. It can't have unique solution. Third condition, if D is 0 and at least one of D1, D2, D3 is non-zero, then the given system of equation is inconsistent, means it is having no solution. सबसे पहले ये बताओ ये कंडीशन समझ में आ गई? Yes, ma'am. Now, साथ साथ में हम बात कर लेते हैं, अगर मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, क्या था बोला होमोजीनियस? फॉर होमोजीनियस सिस्टम D1, D2, D3 will always be 0 because homogeneous का मतलब है A1x plus B1y plus C1z is 0. A2x plus B2y plus C2z is equal to 0. A3x plus B3y plus C3z is equal to 0. Constants वाला कॉलम ही आपका 0 है. So D1, D2, D3 जो आपके determinants हैं, उनमें जब हम constants वाली चीज डालेंगे, so the entire column is becoming 0. So determinants are always going to be 0. It means now if D is 0, these are already 0. ये तो 0 है ही. If D also becomes 0, तो मैं इस condition पे आ जाऊंगी. But if D is not equal to 0, then which condition will I follow? The third one or the first one? Ma'am, D1, first one. D is not equal to 0, then solution was D1 by D was your x, D2 by D was your y, and Z was D3 by D. ये non-zero है, ये 0 है. So I am going to get the solution as x is equal to y is equal to z is equal to 0. And name given to such a solution was trivial solution. It means in case of homogeneous equations, इस condition पर हम कभी आएंगे ही नहीं. D 0 होने पर इन तीनों में से at least one non-zero possibility नहीं है. These three will definitely be 0. So this condition, third condition, will never be there if I am studying a homogeneous system of equations. Just go through the points once, then we'll go for the questions. ma'am, can you repeat the last one? Last point is, अगर मेरा system of equation क्वेश्चन homogeneous हो जाएगा, तो क्या मैं ये third condition पर कभी जा सकती हूँ? Third condition में हम क्या कह रहे हैं? D is 0 and at least one of D1, D2, D3 is non-zero. That is not possible. D1, D2, D3 will always be 0 because this entire column will be 0. So ये position तो ये situation तो कभी आ ही नहीं सकती. नहीं आ सकती, इसका मतलब मेरा system inconsistent तो कभी जाएगा ही नहीं. Either it will have unique solution or it will have infinite many solutions. Trivial solution or non-trivial solution. That is the only possibility in case of homogeneous system of equations. ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. Now let us do. चलिए जी, question लिखिए. Solve the following system of equations using Cramer's rule. Equations are 5x minus 7y plus z is equal to 11. First equation is 5x minus 7y plus z is equal to 11. Then 6x minus 8y minus z is equal to 15. And last one is 3x plus 2y minus 6z is equal to 7.
जी बच्चों पहुंचे कहीं पर? मैम ये x की वैल्यू वियर्ड सी आ रही है 55/17
1 आ रही है मेरे One पास. आ रही है. I am getting x as 1. Yes, ma'am. मैम आप एक बार सॉल्व कर दो x के लिए. D 55 आ रहा है आपका. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 55 आ रहा है तो इसको भी हम नहीं कैलकुलेट कर रहे. D1 में मैंने पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना था. Then -7 -8 +2 1 -1 -6. I want to calculate the value of D1. यहाँ पर देखो एक 1 और एक -1 है. वैसे तो आप सीधा सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत लंबी चौड़ी वैल्यूज नहीं है मेरे पास. बस चल अगर हम चाहें तो हम क्या करें, इन दो को ऐड कर दें, एक 0 बन जाएगी. अदरवाइज भी सिंपल भी कर सकते हो, वो इशू नहीं है. पर ऐड करने से और मुश्किल ही हो जाएगा, ये और बड़ी वैल्यू बन जाएगी. सीधा ही कर ले. 11 into 48 + 2. ठीक है जी. Then next will be -7, so this will become +7 +7 -90 +7 +1 30 +56. So 11 into 48 + 2 +7 into -90 +7 and then 1 into 30 +56. This is 50. 50 into 11 550. ये आपका नेगेटिव में जाएगा. -90 + 7 -83 into 7 21. और नेक्स्ट इज 5 और 3 8. 550 -581 +86. क्या आएगा ये हमारे पास? 550 और 86. ये हो जाएगा आपके पास 6 8 और 5 13 636 -581 55 आ गया. Yes, ma'am. D1 is 55. So x is nothing but d1 by d, that is 55 upon 55 minus 1. अब d2 और d3 निकालिए, क्या क्या बनता है. Ma'am, D2 is 60. D2 is -55. मेरे पास तो D2 की वैल्यू -55. Yes, ma'am. आ गए. Yes, ma'am. So y की वैल्यू -1. हाँ जी. Next.
मैम एक मिनट D3 निकाल रही हूँ. हाँ, z क्या निकाला है? मैम 11. मेरे पास तो बेटा D3 भी -55 आ रहा है. मैम -1. -1. आपके पास मैम, D2 ये D2 की जो वैल्यू आ रही है that is -55 and D3 is also -55. -55. So y is -1 and z is also -1. Next है system of equations given to me is x minus 3y plus 5z is equal to 4. 2x minus 6y plus 10z is equal to 11. 3x minus 9y plus 15z is equal to 12. अब आपने बताना है कि ये कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशंस, कौन सी कंडीशन पर जाना है. मैम इसमें D भी 0 बन रहे, D1, D2, D3 में भी 0 बनेंगे. आपके पास यहाँ पर all four D1, D2, D3 all four are becoming 0. अब हमने यहाँ पर Yes. जब ये सिचुएशन थी तो दो बार कही थी, या तो मेरा सिस्टम इट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट बट इफ इट विल बी कंसिस्टेंट वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. अब अगर आपको याद हो जो हमने मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन किए थे, वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमने क्या किया. लेट अस सपोज कि मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो हमारे पास मेथड क्या था आगे प्रोसीड करने.
हमने क्या किया था इन इक्वेशन में, दो में मैम एडजस्टमेंट ऑफ ए सॉरी डिटरमिनेंट एक वेरिएबल को हमने के ले लिया था। लेट अस से मैं z को k ले लेती हूँ। If I take z as k, मेरी पहली दो इक्वेशंस will be x minus 3y is equal to 4 minus 5z, 2x minus 6y is equal to 11 minus 10z। k लिया तो ये हमने k ले लिया यहाँ पर, और फिर हमने अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बना के, ये मैट्रिसेस बना के फर्दर हमने सॉल्व किया। कुछ याद आ गया कि नहीं? यस अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको लिख सकती हूँ x माइनस 3y इज 11 माइनस 10k/, और फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो क्या ये दो इक्वेशंस जो मेरे पास बन रही हैं, क्या ये मुझे कोई सॉल्यूशन दे सकती है? अगर मेरे पास इक्वेशंस, अब ये दो वेरिएबल में दो इक्वेशन, वन इज x माइनस 3y से प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, अनदर इज x माइनस 3y प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह का कुछ हो गया। अगर मैं 4 माइनस 5 लैम्डा को से माइनस लैम्डा 1 और इसको माइनस लैम्डा 2 एज्यूम कर दूं, क्योंकि k की सेम वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यूज लेने वाले हैं, ये तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ से। तो इस फॉर्म की इक्वेशंस हैं। अगर इस फॉर्म की इक्वेशंस हो तो क्या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन कैन यू टेल समथिंग? मैम नहीं करेगा x1 इक्वल टू A1 by A2 is equal to B1 by B2, not equal to C1 by C2. Parallel lines की equation. Slopes of both these lines are same. 1/3 is the slope of both lines. Line same होने का मतलब, slope same होने का मतलब lines parallel हैं, और जब parallel lines जा रही हैं तो कोई भी solution exist नहीं करता। इसका मतलब although ये चारों जीरो हैं, लेकिन मेरा सिस्टम कैसा है? सिस्टम है इनकंसिस्टेंट। समझ में आई ये बात? यस मैम अब अगर ये कंसिस्टेंट, लाइक हमारे पास कंडीशन यही आ रही हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आए, फिर मेरे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और उनको निकालने के लिए तरीका यही लगाओगे। कर लोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए? ये मैं करवाऊंगी ये क्वेश्चन, कर दो एक, उसमें अब डिटर्मिनेंट मत निकालना, वो D1 D2 D3 और D आपके 0 0 0 आ रहे हैं। सिंपली मुझे कोई सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल के बताने हैं। मैं आपको दे रही हूँ इक्वेशंस। x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 3z is equal to 4, x plus 3y plus 5z is equal to 7, and यहाँ पर D1 D2 D3 all 4 are 0 आ जाएंगे। इसको भी करो मत, टाइम नहीं लगाएंगे हम इसके ऊपर, दे आर 0। अब मुझे देखना है कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे? पहली दो इक्वेशंस, x plus 2y is equal to 4 minus 3z 3k, let z is equal to k। अब आगे कैसे करोगे? अब क्रैमर रूल पर ही जा रहे हो तो फिर अब क्या निकालना पड़ेगा? एक d निकलेगा, फिर d1 निकलेगा, और फिर d2 निकलेगा। But now these d1 and d2 they are going to be 2/2 determinants instead of 3/3, क्योंकि अब दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल में, so these are going to be 2/2 determinants and not 3/3 determinants। निकालो जरा, और आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बन रहा है? That will be obvious in terms of k। निकाल के बता दो जरा क्या बन
x is 1 upon k minus 2. 1 upon k minus 2 और k minus 2. मैम इसमें भी d upon d1 हो जाएगा ना x. बेटा d1 by d ही होगा. मैम तो d की वैल्यू 1 आ रही है और d1 की k minus 2. हाँ तो बेटा x है d1 by d. ओके मैम k minus 2. हम 3 minus 2k. And y is going to be 3 minus 2k. x आ रहा है 3 minus k. y आ ना x आ रहा है आपका k minus 2. minus 2. Sorry. X is k minus 2. Y is 3 minus 2k. And z is k. अब क्या करना था मुझे इसको थर्ड इक्वेशन में डाल के देखना था. Is it satisfying it or not? If it satisfies, then I'll say infinite many solutions. अगर नहीं कर रहा even then I'll go for no solution. डालो इसको थर्ड इक्वेशन में और देखो क्या आंसर 7 मिलता है. Yes मैम बन गया. So the system of equation is having infinite many solutions. So we have seen all three cases where I'm getting unique solution, where I'm getting infinite many solutions, and third one d1 d2 d3 मतलब चारों के जीरो होने पर भी जरूरी नहीं है कि infinite solution आ जाए, तब भी आपके पास no solution वाली condition आ ही सकती. Now next type of question which are actually asked, जो क्रैमर रूल से कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं एज कंपेयर टू मैट्रिसेस मेथड से. अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जरा हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से मुझसे पूछे जा सकते हैं. देखो जी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी the system of equation, the following system of equations, is consistent. Equations given to me are x plus y plus z is equal to 6, 2x plus 5y plus az is equal to b, x plus 2y plus 3z is equal to 14. Now you have to find values of a and b. दोनों की वैल्यू बतानी है. For which system is consistent? Now you have to be very careful जब आपको कहा गया equation is consistent. When I say equation is consistent, you have to consider both the conditions. कौन सी बोला? Unique solution as well as infinite many solutions. दोनों बातें आपको सोचनी पड़ेंगी. Unique solution and infinite solutions. क्योंकि दोनों ही केसेस में सिस्टम इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट. अब कंडीशंस को याद कर लेते हैं. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. शुरुआत तो यहीं से करेंगे. इसके लिए डी नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए डी इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डी 1 1 1 2 5 8 1 2 3. करो जरा कैलकुलेटर, बताओ क्या.
मैम डी में तो ए आ जाएगा एंड हमारे को ए की तो वैल्यू ढूंढनी है। हाँ, वहीं से निकालेंगे ना बेटा, वहीं से हम कंडीशंस को लाएंगे। बिल्कुल ए आएगा, क्या आ रहा है ए के साथ वैल्यू वो निकालो। एट माइनस ए 8 minus a. This d is becoming 8 minus a. Now, before going for d1, d2, d3, मैं अपनी conditions पर चलती हूँ. If I want unique solution, then what is the condition on a? ए cannot be 8। A cannot be 8. So, एक situation है कि मैं कह दूं A is not equal to 8 and B can take any value. तब मेरे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा यूनिक सॉल्यूशन के साथ. Try to understand these are the important points as far as your competition point is concerned. ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 माइनस ए आई थी. यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे चाहिए d should not be equal to 0. और अगर d को 0 के इक्वल नहीं करना है मतलब a 8 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b कुछ भी वैल्यू ले, because if d is not equal to 0 in any way I am going to get the unique solution for whatever is the value of b. तो पहला सिचुएशन तो बहुत आसान है हमारे लिए इन्फरेंस उसकी निकालना. नाउ आई गो फॉर सेकंड. सेकंड में मैं क्या कह रही हूँ, इफ d is equal to 0, अगर d 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 8। 8. नाउ a के 8 होने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, इसका मतलब d1 d2 d3 पर भी कंडीशन है मेरे पास, they should also become equal to 0, तभी मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे जा Ma'am, सकता हूं. can you repeat? देखो हमारे पास जब हमने यहाँ से d कैलकुलेट किया तो दैट इज 8 माइनस. अब कंसिस्टेंट होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन में d नॉट इक्वल टू 0 होता है. d नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 8 माइनस a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a 8 नहीं हो सकता, बाकी कुछ बचता है. और a नॉट इक्वल टू 8 हो, b की कुछ मर्जी वैल्यू मैं यहाँ पर डालती जाऊं, मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes. अब सेकंड सिचुएशन पर आते हैं. सेकंड सिचुएशन में हम कह रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास d शुड बी इक्वल टू 0. और अगर d इक्वल टू 0 है इसका मतलब d मेरे पास आया था 8 माइनस a, तो शुड बी इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू 8. जैसे मैंने पहली वाली सिचुएशन में कह दिया कि a नॉट इक्वल टू 0 हो, b की कुछ भी वैल्यू हो, तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा. क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ a 8 होने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे या मुझे कुछ और भी चेक करना पड़ेगा? मैम D1 D2 D3 को 0 होना पड़ेगा। बिल्कुल. तो अब हम क्या करेंगे, I'll take a as 8 and I'll calculate my d1 d2 and d3 and then I'll see for what values of b all three are becoming 0. Do you understand? Yes मैम। निकालो फिर d1 d2 d3 निकालो. अब d1 d2 d3 निकालते हुए a को 8 रखोगे, b आपका अननोन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तीनों में. और वहां से बताओ b की क्या वैल्यू.
मैम तीनों से बी 36 आ रहा है। तीनों से भी 36 आ रहा है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि बी 36 होने पर पॉसिबिलिटी है कि ए 8 हो जाए और बी 36 हो जाए तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बट हम श्योर नहीं है अभी भी। श्योर होने के लिए मुझे क्या करना है अभी? हम के डाल के देख। मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल करके देखना है क्या वो मेरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ जी बोलो, कर रही है कि नहीं कर रहा जस्टिफाई? मैम कर रहे, एक सेकेंड। मैम 14 नहीं आ रहा थर्ड इक्वेशन में डालने के बाद। यस मैम। मैम एक्स वाई की वैल्यू k -2 बन रही है। y की वैल्यू k -2, y की वैल्यू 8 -2 क्या आ रही है मेरे पास? तो इक्वेशंस हो गई मेरी। पहली इक्वेशन x + y + z = 6 थी। सेकेंड इक्वेशन में a को 8 डाल दूं तो 2x + 5y + 8z = 36। और थर्ड इक्वेशन है आपकी x + 2y + 3z = 14। पहली दो इक्वेशंस में क्या डाल के किया आपने सिंप्लीफाई? तो पहले दो इक्वेशन से मेरे पास आ रहा है x + y = 6 - k
2x plus 5y is 36 minus 8. तो यहाँ से d आपका आएगा 1 1 2 5, that is 5 minus 2 minus 3. d की वैल्यू -3. अब d1 निकालना है मुझे. d1 के लिए ये हो गया 6 minus k, 36 minus 8 k, 1 and 5. मैम d सिर्फ 3 बनेगा. हाँ जी, मैम d की वैल्यू सिर्फ मैम 3 बनेगी. हाँ ये देखो ना, अगर मैंने पहली तो इक्वेशंस दी हैं, आपने अगर इक्वेशंस डिफरेंट ली होंगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. व्हिच टू इक्वेशंस हैव यू टेकन? मैं वही लेके कर लेती हूँ. मैम मैंने फर्स्ट टू ही हाँ, लिए. मैंने भी फर्स्ट टू लिया है बट d की वैल्यू 3 आ रही है. यस मैम. 5 minus 2 will be 3. देखो ठीक है जी, 3 आई. अब d1 की बात करेंगे तो d1 के लिए 1 और 2 ये जो थे इसको रिप्लेस कर दिया है हमने कांस्टेंट से, that is 6 minus k, 36 minus 8 k, और ये 1 and 5. यहाँ से करूँ तो क्या आएगा? 30 minus 5 k minus of 36 minus 8 k. ये हो गया -6 plus 3 k. 3 के -6 और डिवाइड करना है मैंने इसको 3 से, सो k -2. x की वैल्यू आ रही है k -2. अब y की वैल्यू देखते हैं. y की वैल्यू के लिए d2 निकालना है. d2 के लिए 1 2 6 minus k, 36 minus 8k. This is 36 minus 8k minus of 12 minus 2k. 36 minus 12 minus 8k plus 2k. 14 minus 6k. मैम 20. Oh, 24 minus 6k. And when I'll divide it by 3, I'll get 8 minus 2k. So y is 8 minus. This is x, this is y, z is k. तीसरी इक्वेशन में डालना है. When I put it into the third equation, what I'll get? X को डालना है k minus 2, y को 8 minus 2k और z को k. k minus 2 plus 16 minus 4k plus 3k. आ तो रहा है वो नहीं. ये 4k और -6 16 minus 2. So I am having infinite. मैम x plus y plus 3z था ना. x plus 2y plus 3. मैंने y लिखा है क्या? It is x plus 2y plus 3z. मैंने हो सकता है क्या लिखा है? So x plus 2y plus 3z. ओके मैम. इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन है? दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास a और b की वैल्यूज के लिए. टू सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज इज देयर. वन इज a not equal to 8, b can take any value. In this I get unique solution. When a is 8 and b is 36, I am going to get infinite solutions. So दोनों ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें मेरे को कंसिस्टेंट सिस्टम मिल सकता. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अभी हमारा रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके चैप्टर को फिनिश कर लेंगे. और अगली क्लास में आप लोग मुझे ये भी बता देना कि अब आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स कब कब डिस्कस करने वाले हो, टेस्ट कब देने हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के सब्जेक्टिव टेस्ट अलग अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव कंबाइंड होगा. ओके मैम. ओके मैम. राइट. तो हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन आप दोनों सब्जेक्टिव, अगर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, तो दोनों सब्जेक्टिव एक दिन दे दो, ऑब्जेक्टिव एक दिन दे दो. जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते मैम नेक्स्ट क्लास में हिमानी से पूछकर बता देते हैं. हाँ, मतलब एक थोड़ा सा मेरा इसमें आपसे वो है कि अगर आप जो ये कमिंग फ्राइडे है, आई वोंट बी एबल टू टेक द क्लास. अगर आप उस दिन चाहे कोई सब्जेक्टिव टेस्ट दे सको तो वो आपका टाइम सेव हो जाएगा उस केस में. इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू पीपल तो उसको देख लेना.
मैम एक्चुअली मैंने हिमानी से पूछा तो वो कह रही थी कि अगर वेडनेसडे को उसको स्कूल में छुट्टी हुई तो फिर वो कर लेगी, अगर छुट्टी नहीं हुई तो फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा। मैं अभी ऑब्जेक्टिव की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ बेटा, सब्जेक्टिव मैट्रिसेस की असाइनमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव वाला पार्ट। ओके Yes, मैम। ठीक है, तो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैट्रिसेस वाला ही दे दो, एटलीस्ट वो टाइम बच जाएगा क्योंकि क्लास तो वैसे भी नहीं हो पा रही है, तो एटलीस्ट एक टेस्ट तो हमारा हो जाएगा ना उसमें। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? मैम फ्राइडे को। फ्राइडे ओके मैम। ओनली मैट्रिसेस पार्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट जो ऑलरेडी हम असाइनमेंट्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ उसका हो चुका है, तो वो आप आराम से दे सकते हो, बाकी बता देना जैसे आपको ठीक लगेगा उसके हिसाब से कर। मैम ठीक है, चलो ओके जी, thank you, ma'am. थैंक ओके जी। थैंक यू मैम।